हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन के अंतर्गत हमने अभी रिसेंटली एक बैच का अनाउंसमेंट किया है जिसमें कि हम यूपी टीजीटी और पीजीटी के स्पेशल टारगेट बैच को लेकर चल रहे हैं, जो कि है प्रैक्टिस सेट से संबंधित। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम पूर्व में आए हुए यूपी टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का एक बहुत बड़ा संकलन लेके आए हैं, जो कि पूरी तरीके से परीक्षा उपयोगी है। और ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को यदि आप पूरी तरीके से हल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। जो भी अभ्यर्थी, जो भी एस्पिरेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन विषय से, उनके लिए सीरीज बहुत स्पेशल होने जा रही है। और खासकर जो यूपी टीजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होने जा रही है। आपको इन सारी सीरीज में, पूरी सीरीज में बहुत एक एक प्रश्न का बहुत बारीकी से उसका एनालाइज किया गया है। प्रत्येक ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, समझाया गया है। आंसर देने का तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से अपने आंसर को देते समय आप अपने लॉजिक को इस्तेमाल करके एक सही आंसर को तलाश कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और अपनी एग्जाम में, अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 25 प्रश्नों की नई सीरीज लेकर आए हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में 25 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे हम आज 25 और नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। इन सारे प्रश्नों को एक बार क्रमबद्ध तरीके से हम देखेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे और अच्छी तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो और साथियों को भी प्राप्त हो सके। आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के टारगेट बैच यूपी टीजीटी और पीजीटी स्पेशल के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 002। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हमारा 25 प्रश्नों की नई सीरीज का ये एक प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को, परीक्षा में आने वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपकी स्क्रीन पर है, जो कहता है कि शवासन के क्या लाभ है। ऑप्शन नंबर 1 है, ये एकाग्रता को सुधारता है, ये शिथिलता प्रदान करता है, ये पाचन तंत्र को सुधारता है, ये श्वसन तंत्र को सुधारता है। तो देखिए, शवासन को किसी भी यौगिक क्रिया के बाद करने की सलाह दी जाती है, ताकि जो आपकी यौगिक क्रिया के दौरान आपके शरीर में, आपके अंगों में, आपके शारीरिक तंत्रों में जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसमें शिथिलता आए और उनसे रिलैक्स मिल सके। इसलिए शवासन को प्रत्येक यौगिक क्रिया के बाद करने की सलाह दी जाती है। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा, बी विल बी द राइट आंसर। ये शिथिलता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 27, ये आदर्शवाद या आइडियलिज्म क्या है। तो आदर्शवाद जो है वो आपके विचारों पर आधारित होता है। आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म जो है वो विचारों पर आधारित होता है। तो आपका आंसर ही इसमें हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, विचारों पर। आदर्शवाद या आइडियलिज्म जो है विचारों पर आधारित होता है। तीसरा क्वेश्चन है 28 नंबर, जो ये कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण की खोज जो की थी, वो की थी सर आइजैक न्यूटन, यानी न्यूटन ने, जो की है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। न्यूटन विल बी द राइट आंसर। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि थॉमस कप का संबंध किस से है। तो ऑप्शन में है बैडमिंटन से, क्रिकेट से, हॉकी से, टेबल टेनिस से। देखिए, जो थॉमस कप है वो आपकी बैडमिंटन की चैंपियनशिप है। किसकी चैंपियनशिप? आपकी ये है बैडमिंटन की चैंपियनशिप। तो ए विल बी द राइट आंसर, बैडमिंटन की चैंपियनशिप। और ये जो है थॉमस कप जो है वो पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, मेल पुरुष बैडमिंटन से संबंध है, जिसकी शुरुआत 1948 में की गई थी। 1948 में थॉमस कप की शुरुआत की गई थी, जो कि एक बैडमिंटन की, पुरुष बैडमिंटन की प्रतिस्पर्धा है। वहीं दूसरी ओर इसमें बैडमिंटन जो है, अगर महिला बैडमिंटन की बात करें, महिला बैडमिंटन की जो चैंपियनशिप होती है वो होता है उबेर कप। उसे जानते हैं उबेर कप के नाम से जाना जाता है। उबेर कप जो है महिला
बैडमिंटन चैंपियनशिप है और थॉमस कप जो है पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जिसकी शुरुआत 1948 में की गई थी। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि उबेर कप किससे संबंधित है, तो आप निश्चित रूप से महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का उसका आंसर देंगे। चलिए प्रश्न मूव करते हैं प्रश्न संख्या 30 पर, जो कि है कहता है कि सोनाक्षी राठौर का संबंध किससे है। ऑप्शन है टेबल टेनिस से, शतरंज से, बैडमिंटन से या कैरम से। तो जो सोनाक्षी राठौर हैं उनका संबंध है शतरंज से, तो बी विल बी द राइट आंसर, शतरंज। मूव करते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है प्रश्न संख्या 31। ये कहता है कि डॉक्टर PM जोसेफ पहले प्राचार्य थे। ऑप्शन है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के, ऑप्शन बी है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान के, और ऑप्शन डी है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के। तो देखिए डॉक्टर PM जोसेफ जो थे वो थे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान, जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्थित है, उसके पहले प्राचार्य थे। तो ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। रानी जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और PM जोसेफ जो थे, डॉक्टर PM जोसेफ उसके पहले प्राचार्य बने थे। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी और उसके पहले प्राचार्य डॉक्टर PM जोसेफ थे। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये आपका स्थित है पटियाला में, पटियाला पंजाब में है ये स्थित। ये इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान जो है ये आपका है दिल्ली में स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है, और हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ये महाराष्ट्र में है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 32। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान कहां स्थित है। इससे पहले 31 क्वेश्चन में हमने एनालाइज करते समय ऑप्शंस का पढ़ा था कि इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान कहां पर है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। नई दिल्ली में जो है वो इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान स्थित है। कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 33 कहता है कि साइको का अर्थ क्या है। साइको जो कि वर्ड लिया गया है, जो वर्ड लिया गया है साइकोलॉजी से, इसका सीधा सीधा मतलब अर्थ होता है आत्मा से। तो साइको का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा से। तो सी विल बी द राइट आंसर। अब है प्रश्न संख्या 34 जो कहता है डिसमिसल भाग किसका है। देखिए डिसमिसल जो है, डिसमिसल आपकी पाठ योजना का अंतिम चरण होता है, जिसमें आपका एकत्रीकरण और विसर्जन यानी असेंबली एंड डिसमिसल आता है। तो डिसमिसल जो पार्ट है वो आपकी पाठ योजना का अंतिम चरण होता है। तो डिसमिसल का जो भाग, डिसमिसल जो किसका भाग है, तो आपकी डी विल बी द राइट आंसर। ये आपकी पाठ योजना का भाग है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 35, जो कहता है शक्ति के विकास की विधियां हैं। शक्ति के विकास की विधियां हैं, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम, दोनों अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आइसोमेट्रिक व्यायाम और आइसोटोनिक व्यायाम दोनों ही शक्ति के विकास की विधियां हैं। आइसोमेट्रिक व्यायाम ही हमारे शक्ति का विकास करती है और आइसोटोनिक व्यायाम भी हमारे शरीर की शक्ति का विकास करते हैं, हमारी मांसपेशियों की शक्ति का विकास करते हैं। अतः राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। दोनों एक बात दो, यानी आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों ही व्यायाम शक्ति के विकास की विधियां हैं। चलिए मूव करते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है मानव हृदय का वजन होता है। मानव हृदय का जो अनुमानित वजन होता है वो होता है, सी विल बी द राइट आंसर, 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम। 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम के बीच आपका एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का जो है भार यानी वजन होता है। तो सी विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं 37 क्वेश्चन की ओर, जो कहता है मरकरी का गुणांक क्या है। ऑप्शन में है ए NaCl, बी MmHg, सी H2O, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मरकरी का जो गुणांक है, अगर हम एनालाइज करेंगे तो NaCl ये सोडियम क्लोराइड है, जो कि मरकरी का नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी भी H2 यानी वाटर का सूत्र है, नहीं हो सकता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
और बी जो है MMHD। तो इसका जो 37 है इसका आंसर हो जाएगा MMHD। बी विल बी द राइट आंसर। MMHD जो है मरकरी का गुणांक है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न, जो कहता है शिविर की अवधि क्या है, यानी शिविर की अवधि कौन सी होती है, एक दिवसीय शिविर, साप्ताहिक शिविर, मासिक शिविर या उपरोक्त सभी। देखिए शिविर जो है आपका एक ऐसा अस्थायी निवास है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्र छात्राएं, अध्यापक और एडमिनिस्ट्रेटर जो आपके प्रशासक हैं उनकी सहमति से वो लगाया जाता है। हर शिविर का अपना अपना एक उद्देश्य होता है। तो शिविर के जिस प्रकार से उद्देश्य अलग होते हैं उसी प्रकार से उसकी अवधि भी अलग अलग होती है। तो शिविर मासिक शिविर भी होता है, साप्ताहिक शिविर भी होता है, एक दिवसीय शिविर भी होता है और उससे ज्यादा अधिक लंबी समय के अवधि के भी शिविर लगाए जाते हैं। तो ये शिविर की अवधि क्या है तो निश्चित नहीं है, और आपका एक दिवसीय शिविर, साप्ताहिक शिविर, मासिक शिविर, यहाँ ये सभी शिविर होते हैं। तो इसका 38 का जो आंसर हो जाएगा तो डी विल बी द राइट आंसर। उपरोक्त सभी, एक दिवसीय शिविर भी होता है, साप्ताहिक शिविर भी होता है, मासिक शिविर भी होता है, अतः इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब मूव करते हैं प्रश्न संख्या 39 यानी 39 की तरफ, जो है बंध क्या है। बंध है जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध या उपरोक्त सभी। देखिए ये जालंधर बंध भी होता है, उद्यान बंध भी होता है, मूल बंध भी होता है, ये सभी जो है बंध के अंतर्गत आते हैं, अतः इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, उपरोक्त सभी, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। तो डी विल बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 की तरफ मूव करते हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने ग्वालियर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कब स्थापित किया। इससे पहले हम पहले वाले प्रश्नों के एनालाइज करते समय, उनके ऑप्शंस की एनालाइज करते समय हम इस प्रश्न का आंसर ढूंढ चुके हैं। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने ग्वालियर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कब स्थापित किया। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर है, वहां पर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जिसका की नाम लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है, जिसको LNIPE के शॉर्ट नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना बाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि ग्वालियर शहर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है, उसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय ने 1957 में की थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी विल बी राइट आंसर 1957। और इसके पहले चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 41 नंबर प्रश्न। और क्या 41 कहता है कि जो हम खाना खाते हैं उसका सबसे ज्यादा अवचूषण यानी जो पाचन, डाइजेशन है, वो कौन से अंग में होता है यानी कहाँ होता है। ऑप्शन है पेट में, बी आंसर है मुंह में, सी है बड़ी आंत में और डी है छोटी आंत में। देखिए जो हम खाना खाते हैं उसके पाचन की शुरुआत तो आपके मुख से ही शुरू हो जाती है। खाना खाते ही, खाने में जब हमारा लार्वा मिक्स होता है तब से ही खाने के पाचन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अब ये प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है कि खाने का अधिकतम, एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कि खाने का अधिकतम अवचूषण जो है वो कहाँ होता है। तो अधिकतम की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा पाचन जो है, भोजन को खाने के बाद पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया और सबसे ज्यादा जो पाचन है, डाइजेशन है, वो हमारा होता है छोटी आंत में। तो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 42 नंबर प्रश्न यानी 42 नंबर प्रश्न, जो कहता है स्थिरता के सिद्धांत का उत्तम उपयोग होता है। स्थिरता का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन है आपके फर्राटा दौड़ का आरंभ, मुक्केबाजी, कुश्ती, ताइक्वांडो, ये चार ऑप्शन है। देखिए स्थिरता का सिद्धांत जो है उसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो होता है कुश्ती में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी विल बी द राइट आंसर। कुश्ती में स्थिरता के सिद्धांत का सबसे उत्तम प्रयोग होता है। अब वो कैसे होता है। देखिए जब किसी भी व्यक्ति का शरीर स्थायित्व की स्थिति में होता है, स्थिरता में होता है, तो उसको स्थायित्व की स्थिति कहा जाता है। कुश्ती के दौरान एक पहलवान, और इसमें वजन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जो वेट होता है उसका सबसे बड़ा महत्व होता है। कुश्ती के दौरान एक पहलवान दूसरे पहलवान को धक्का लगाने की कोशिश करता है, उसको गिराने की कोशिश करता है, वहीं दूसरे पहलवान अपने आप को स्थिर रखने के लिए पुनः अपनी एक्यूरेट पोजीशन, वही पोजीशन लाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो सबसे ज्यादा स्थिरता का जो सिद्धांत का सबसे ज्यादा उत्तम उपयोग जो होता है वो होता है कुश्ती में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, कुश्ती में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, जो को प्रश्न संख्या 43, और ये कहता है सीखने की गामक अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। जो सीखने की लर्निंग की जो गामक अवस्थाएं हैं वो
किस क्रम से आती हैं उनका सही क्रम चुनिए। एक आपके 3 क्रम दिए हुए हैं और उसके नीचे आपको एक कोड दिया गया है। इसके इस तरीके भी प्रश्न आ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के काम करेंगे तो इसको बहुत जल्दी से आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सूक्ष्म समन्वय की स्थिति, ऑप्शन नंबर 2 है विषम समन्वय की स्थिति, और ऑप्शन नंबर 3 है स्वयं संचालन की स्थिति। देखिए, सीखने की गामक अवस्थाओं का जो सही क्रम होगा वो सबसे पहले होगा आपका विषय समन्वय की स्थिति। सबसे पहले होगा 1 नंबर पे विषय समन्वय की स्थिति, फिर होगा आपका सूक्ष्म समन्वय की स्थिति, नंबर 2 पे होगा सूक्ष्म समन्वय की स्थिति, और अंत में होगा स्वयं संचालन की स्थिति। ये सीखने की गामक क्रियाओं का जो अवस्थाओं का जो है वो सही क्रम है। विषय सबसे पहले विषय समन्वय की स्थिति होती है, फिर सूक्ष्म समन्वय की स्थिति आती है, उसके बाद स्वयं संचालन की स्थिति आती है। लर्निंग प्रोसेस जो है वो उसी क्रम में चलती है। अचानक आप स्वयं से कुछ भी कार्य नहीं करने लगते, पहले आप थोड़ा विषय की समझ रखते हैं, फिर उसमें सूक्ष्मता लाते हैं और फिर आप स्वयं संचालन किसी चीज का कर पाते हैं। तो इसका जो कोड हो जाएगा 213। तो 213 अगर हम देखेंगे तो आपका आता है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 21C पहले आपका विषम समन्वय की स्थिति, फिर सूक्ष्म समन्वय की स्थिति और अंत में स्वयं संचालन की स्थिति। तो इसका क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा वो सी विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 44 यानी 44वां प्रश्न, जो कहता है कि निम्न को सुमेलित करो तथा नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर को चिन्हित करो। इसमें एक सूची 1 और सूची 2 दी गई है। एक सूची में कुछ इवेंट्स के नाम दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में देखिए, सूची नंबर 1 में इवेंट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे वाटर जंप है, डायगन दूरी है, 23 मीटर 23 मीटर रेखा है और 8 सेकंड का रूल है। वहीं दूसरी ओर सूची नंबर 2 में उससे संबंधित गेम्स के नाम दिए हैं, बास्केटबॉल, हॉकी, स्टीपल चेज, 100 मीटर। तो ये जो टर्म है किससे संबंधित है, ये जिगजैग है, आपको इसका मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऐसे प्रश्नों में आप जो आपको नोन है उनको पहले आप मिलान कर लें, तो आपके जो ऑप्शन बच जाएंगे। तो इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो जहां आप श्योर हो कि ये ठीक है तो पहले उनका मिलान कर लें, तो उसके बाद आपकी जो ऑप्शन बचेंगे उनको आप आराम से जज कर सकते हैं। यदि आपको सभी, और ऐसा अक्सर होता है ऐसे इस टाइप के प्रश्न में, सभी प्रश्न में से 1-2 ऐसा ऑप्शन होता है जिनमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको जो आता है उनको पहले मिलान कर लें। जैसे कि हम देखेंगे 8 सेकंड का जो रूल होता है, रूल ऑफ 8 सेकंड, जो किसमें होता है वो होता है आपका बास्केटबॉल में, तो हमने इसका मिलान कर दिया। ठीक है, वहीं आप देखेंगे वाटर जंप जो होती है, हमने देखा स्टीपल चेज में जो है वाटर जंप भी होती है, जो आपकी स्टीपल चेज होती है उसमें आपका वाटर जंप होता है। ठीक है, और 23 मीटर रेखा हम जानते हैं कि 23 मीटर की रेखा की जो दूरी रेखा होती है वो किसमें होती है, वो हमारी हॉकी में होती है। तो ये तो सब ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिनको हर कोई जानता है। तो अब बच गया डायगोनल दूरी। हो सकता है डायगोनल दूरी के बारे में सबने नहीं पता हो, लेकिन 800 मीटर दौड़ में एक डायगोनल दूरी की जो संबंधित किस्सा है वो है आपका 800 मीटर दौड़ से। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। पहले का डी, पहले का आपका हो जाएगा सी, दूसरे का डायगोनल दूरी का डी, और तीसरे का हो जाएगा आपका बी, और चौथे का हो जाएगा ए। तो ये क्रम देखिए किसमें आता है, इसमें ये पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए। ये आ रहा है आपका डी में। देखिए डी में आपका यही क्रम आ रहा है, सी डी बी ए, सी डी बी ए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप अगर इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के रूप में अगर सॉल्व करेंगे तो आप बहुत आसानी से और बहुत इफेक्टिवली ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जहां पर अगर आपको 1-2 ऑप्शन के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन भी है तो कंफ्यूजन की स्थिति भी इससे एलिमिनेशन मेथड्स कहलाता है, इससे दूर हो जाती है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 45 उसमें पुनः एक सूची दी गई है, उसको दूसरी सूची के साथ आपको सुमेलित करना है, यानी उसको मैच करना है। पहली सूची में कुछ आपके डिजीज के नाम दिए हुए हैं और दूसरी सूची में उनसे होने वाले जो वायरसेस हैं या कीटाणु विषाणु हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो आपको ये मैच करना है कि कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, या उसका इस बीमारी का जो कारक है वो कौन सा विषाणु या जीवाणु है। तो देखिए पहले आपका ऑप्शन में है मलेरिया,
दूसरे में है डिसेंट्री, तीसरे में है एड्स और डी में है टाइफाइड। और दूसरी सूची में एक तरफ दिया है HIV, बैकिलुक्स टाइफोस, और थर्ड है हाउस फ्लाई और फोर्थ है प्लाज्मोडियम विवक्ष। चलिए इसको हल करते हैं, पुनः हम वही मेथड अप्लाएंगे। देखिए आप सबको पता है टाइफाइड जो है आपका किससे होता है, बैकुलस टाइफाइस नाम के एक वायरस से होता है। तो इसका जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका और एड्स को देखें, हम जानते हैं कि ये AIDS एड्स जो है वो किससे होता है, HIV के वायरस से होता है। जो HIV होता है ह्यूमन HIV जो वायरस होता है उससे क्या होता है आपका एड्स हो जाता है। और जो आपकी डिसेंट्री यानी दस्त हैं, डिसेंट्री यानी दस्त जो है वो आपकी हाउस फ्लाई माने आपके जो घर में पाई जाने वाली मक्खियां हैं उनके कारण डिसेंट्री हो जाती है। जब वो मक्खियां आपके खाने के पदार्थ पर बैठती हैं और उसको दूषित कर देती हैं, वो खाना यदि हम खाते हैं तो डिसेंट्री हो जाती है। तो जो हाउस फ्लाई है वो डिसेंट्री के लिए उत्तरदायी है। अब इसमें एक ऑप्शन बचा मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम विवक्ष से होती है। मलेरिया किससे संबंधित है, मलेरिया का संबंध है आपका प्लाज्मोडियम विवक्ष। तो ये आपका क्रम हो जाएगा। क्रम कैसे होगा, A का 4, B का 3rd, C का 1st और D का 2nd। ये देखते हैं ये क्रम किस में है। ये आपका आता है पहले का 4, B का 3rd, C का 1st और D का 2nd। तो ये आता है आपका D में, तो D विल बी द राइट आंसर। पहले का 4। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो तरफ जो है 46 नंबर क्वेश्चन। परीक्षण निर्माण के लिए सामान्य क्रम को सही क्रमवार लिखिए। परीक्षण निर्माण जो हम कोई टेस्ट की निर्माण करते हैं तो उसके लिए सामान्य क्रम कौन सा होता है, उसका सही क्रमवार क्या होगा। एक प्रोसेस दी गई है जिसके स्टेप्स को ऊपर नीचे करके लिखा गया है, हमें उसको सुमेलित करना है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा और उस कौन सा बाद में आएगा। तो जैसे कि लिखा हुआ है इसमें परीक्षण का उद्देश्य निर्धारित करना, B है परीक्षण के लिए जरूरी सुविधाएं व सामग्री की आवश्यकता, C है परीक्षण पदों की संभावना का चयन और D है वैधता, विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठा का पता लगाना। सबसे पहले आपको उद्देश्य निर्धारण करना होगा 1 नंबर पे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद परीक्षण के पदों की संभावना का चयन करना होगा कि जो हम परीक्षण कर रहे हैं उनके कौन कौन से पद होंगे, उनकी संभावना क्या है, किस तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद परीक्षण के लिए जरूरी सुविधाओं व सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम अपने उद्देश्य का निर्धारण कर लेंगे, उनमें करने वाली प्रोसेस की संभावना का चयन कर लेंगे, उसके बाद हमें उनकी जरूरी सुविधाएं की सामग्री की आवश्यकता होगी। तो 3 नंबर पे हमारा ये आएगा। और उसके बाद हमारी वैधता, विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठता का पता लगाने के लिए ये अंतिम चरण होगा, जो कि चौथा चरण होगा। तो ये आपका चौथा चरण हो जाएगा। तो A1 2 यानी ACBD ये आपका क्रम होगा। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है। तो ये देखिए ACBD यानी C विल बी द राइट आंसर। ACBD C विल बी द राइट आंसर। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा C। जो कि है 47वां 47 नंबर क्वेश्चन, जो कहता है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क R कहा गया है। तो अभिकथन A, उसके बीच में अभिकथन और उसके तर्क में के बारे में नीचे कुछ एक कूट दिए गए हैं, उनमें से आपको सही कथन का चयन करना है। तो अभिकथन कहता है कि मौलिक अनुसंधान मुख्य तौर पर नए सिद्धांतों को प्रतिपादन से संबंधित है। उसका तर्क ये कहता है कि इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की खोज सिर्फ ज्ञान के लिए होती है। अब ये देखिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, वो कहते हैं A सत्य है परंतु। तो देखिए आप इस प्रश्न को पढ़ने के बाद अनुमान लगाते हैं। देखिए मौलिक अनुसंधान मुख्य तौर पर नए सिद्धांतों के प्रतिपादन से संबंधित हैं। जो मौलिक अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होती हैं, जो इंडिविजुअल रिसर्च होती हैं, वो आपकी नए सिद्धांतों के प्रतिपादन से संबंधित हैं और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान और सिर्फ ज्ञान के लिए ही होता है। तो ये दोनों ही कथन जो हैं वो अपने आप में सत्य हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा B, दोनों A और R सत्य हैं। A B विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ढंग मोच के इलाज के लिए उत्तम है। देखिए मोच के इलाज के लिए जो कौन सा ढंग यानी कौन सा तरीका उत्तम रहता है,
उसके बारे में पूछा गया है प्रश्न संख्या 48 में। और ऑप्शन दिए हैं गर्म पोटली, दूसरा है इंफ्रारेड लैंप, तीसरा है बर्फ चिकित्सा और चौथा है अंतरीकरण या कंट्रास्ट बाथ। देखिए जब भी कभी भी मौज आती है तो उसके लिए सबसे सही जो उपचार रहता है वो बर्फ चिकित्सा रहती है। तो सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। 48 का जो है आपका जो राइट आंसर वो होगा आपका सी बर्फ चिकित्सा। और देखते हैं 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 49 नंबर 49 नंबर प्रश्न कहता है सीखने के अंतज्ञान सूझ सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए सीखने का अंतज्ञान जो लर्निंग प्रोसेस है यानी सूक्ष्म सिद्धांत जो था लर्निंग का अंतज्ञान का वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। उसके ऑप्शन है कोफी का, बी कोलहर, सी टोलमैन और डी थॉर्नडाइक। देखिए सीखने के अंतज्ञान का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कोलहर के द्वारा किया गया था। तो बी विल बी द राइट आंसर। इन्होंने क्या किया था, एक सुल्तान नाम के चिंपांजी पर ये प्रयोग किया था सीखने के सिद्धांत का और उसके ही अनुभव के आधार पर चिंपांजी पर जो सुल्तान नाम का चिंपांजी था उस पर जो प्रयोग किया उसके आधार पर उन्होंने सीखने के अंतज्ञान का प्रतिपादन किया था। तो ये कोलहर हैं जो कि एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और थे तो गेस्टाल्टवादी होने के कारण इसको गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो जर्मन आपके मनोवैज्ञानिक थे कोलहर वो एक गेस्टाल्टवादी थे तो गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। कौन सा सिद्धांत अगर कहेंगे तो इसको आपके गेस्टाल्ट का ठीक है। इसी को सीखने के अंतज्ञान को गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं जो कि जर्मन मनोवैज्ञानिक कोलहर के द्वारा प्रतिपादित किया था और उन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था। मूव करते हैं आज की सीरीज का 25वां और आखिरी प्रश्न जो कि है अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या होता है। अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या होता है। ऑप्शन है अध्यापन प्रभावकारी बनता है, बी समयबद्ध शक्ति की उपयोगिता, सी अध्यापक को सचेत रखता है और डी विद्यार्थी को चौकस रखता है। तो देखिए अध्यापन जो सहायक सामग्री होती है वो अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए होती है सो दैट जो उसके छात्र छात्राएं हैं उसमें विशेष रुचि लें और उस रुचि के साथ अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर सकें। तो अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापन सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ए विल बी द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही साथियों। अगली सीरीज में हम नए क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन होगा और उन 50 प्रश्नों का इसी तरीके से एनालाइज किया जाएगा। एक एक प्रश्न का एनालाइज होगा, एक एक ऑप्शन का एनालाइज किया जाएगा। तो आने वाली वीडियोस हमारे लिए एक बार पुनः बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। और अगली सीरीज जो होगी प्रैक्टिस सेट नंबर 003 उसमें हम 50 क्वेश्चनों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें ताकि इतनी इंफॉर्मेटिव और इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उन साथियों तक भी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।